हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न एस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी जून मंथ की होने वाली है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। हमारी इकोनॉमी की लेसन चल रही थी, बट इकोनॉमी में अभी बहुत सारे आर्टिकल्स आना बाकी है। तो मैं आज सोच रही हूँ कि आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट पढ़ाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा एक होता है ना कि पूरी लेसन इकोनॉमी में चल रही है। पीटी 365 भी मैं इकोनॉमी की ले रही हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा बोर हो गए होंगे और मुझे भी लग रहा है कि कुछ और पढ़ लेना चाहिए या पढ़ा लेना चाहिए। तो चलिए अब इन्वायरमेंट देखते हैं। इन्वायरमेंट की भी यहाँ पे आपकी 5 टॉपिक है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, जो कि काफ़ी बेटर तरीके से यहाँ पे समझाया गया है, इसे देख लेंगे। एंड देन यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आप लोग देखोगे कि काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। हमारे यहाँ एक कानून भी आया है, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, और क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, और हम लोग अभी कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, और कितना काम करना बाकी है, इससे क्या बेनिफिट है, ये मूव्स हमने कहाँ से लिया। ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टर्म के साथ, जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। तो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग जानते हो, एक तो हमारे देश में होता है जीडीपी, जिसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इट मीन्स कि एक फिनेंशियल ईयर के तहत एक कंट्री की टेरिटरी के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको सम अप करके हम लोग कहते हैं जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक देश के ही अंदर कितना ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारा ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की भी बात की जा रही है, और ये आप लोग देखने को मिलेगा कि इस बार जो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते, तो इस दिन उत्तराखंड, जो कि हमारी एक राज्य है, उनके तहत एक पहला ये स्टेट बन चुका है जो कि इस तरीके का काम किए, यानी कि अपने राज्य में वो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को भी इंक्लूड किए जब वो अपने राज्य का जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आप लोग यहाँ पे देखो, जीडीपी वर्सेस जीईपी कहा गया है। तो जीडीपी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो ये रीजन आपको पूरा जीडीपी देखने को मिलेगा, जिसमें कि टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। फॉर एग्जांपल आप देखो कि माइनिंग का काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई सामान बन रहा है, कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर किसी चीज़ को स्टोर किया जा रहा है, या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, होलसेल और रिटेल ट्रेड है, फिनेंशियल, इंश्योरेंस और रियल इस्टेट सर्विसेज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है उन सबको हम लोग यहाँ पे किसके अंदर रखेंगे, तो जीडीपी के अंदर। वहीं अगर हम लोग जीईपी के अंदर देखें, तो इसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियस इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें होगी, जो कि एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की तरफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें लेकर जाए। तो यहाँ पे क्या क्या है, वाटर रिटेंशन है, फ्लड मिटिगेशन है, यानी कि पानी को कैसे बचा के रखना है, फ्लड आने से कैसे रोकना है, सॉइल रिटेंशन करनी है, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करनी है, सैंड स्टॉर्म प्रिवेंशन है, पॉलिनेशन है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उस चीज़ को कैसे टैकल करें। मेंटल हेल्थ है, लोगों को आज की डेट में कोविड कि 19 के कारण जो लॉकडाउन लगा, उसमें से लोग जितने घर पे रहे, तो मेंटल हेल्थ निकल कर आ रहा था, मेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एयर प्योरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग जो आज के डेट में हमारे देश में है। साथ ही वाटर प्योरिफिकेशन और क्लाइमेट रेगुलेशन। सो ये सारी चीज़ें जो कि हमारे यहाँ पे ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के तहत आते हैं, ठीक है। उसी में अगर हम लोग देखें कि इन दोनों को अगर मर्ज कर दें, तो इन दोनों से क्या निकल कर आ रहा है, तो इन दोनों से आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म है, और हाइड्रो पावर भी है। देखिए एग्रीकल्चर है, यानी कि एग्रीकल्चर अगर हम लोग सही तरीके से करें, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको पता है कि मीथेन इमिशन सबसे ज़्यादा होता है। 80% से ज़्यादा आपको इमिशन अगर देखने को मिलेगा, वो है मीथेन गैस। उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, मोनोक्साइड तो नहीं है यहाँ, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और फॉस्फोरस है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे कार्बन इमिशन में। बट अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे गैस इमिट होती है, वो मीथेन की होती है। तो मीथेन इमिशन एग्रीकल्चर सेक्टर से एक अलग ही प्रॉब्लम निकल कर आता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे जो है, अगर हम लोग बेटर तरीके से एग्रीकल्चर करें, जिसमें ज़्यादा फर्टिलाइजेशन का यूज़ नहीं करें, फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करें, मैन्योर का यूज़ नहीं करें, हम लोग लेस वाटर यहाँ पे यूज़ करें, यानी कि वाटर, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी बहुत होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग कम तरीके से यूज़ करें, बेटर तरीके से यूज़ करें, तो हमारे यहाँ पे ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट भी होगा। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से आपको पता है कि बाद में चढ़कर एग्रीकल्चर जो है आपका, इससे सामान हमारे देश में आता है, खाने पीने के सामान यहाँ पे निकल कर आती है, लोगों के पास साग सब्जी जाती है, तो वो किस में आ गया, ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि ये अगेन जीडीपी में काउंट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि एक साइड आपको देखने को मिलेगा कि हमारे इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, और दूसरी साइड आप देखोगे तो उसके नेक्स्ट स्टेज में वो हमारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से अगर फॉरेस्ट्री की बात करें, तो ऑब्वियस है कि फॉरेस्ट एरिया जितना होता है, वो हमारे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड का, फॉरेस्ट का क्या काम है कि एटमॉस्फेयर में जितने कार्बन डाइऑक्साइड है ना,
उसको वो सिंक करता है अपने अंदर, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, हेल्दी फ्रेश एयर होता है। लेकिन फॉरेस्ट से भी आपको पता है कि जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो निकलते हैं वो उनको बेचकर उनका इनकम यहाँ पे आता है, उनकी लाइवलीहुड इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये भी आप देख सकते हो कि एक काइंड ऑफ यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। फिशिंग की भी बात आप कर सकते हो, वैसे ही हाइड्रो पावर है। तो ये सब जो है यहाँ पे आपको कुछ ऐसे बिंदु देखने को मिलेंगे जो कि दोनों के तहत आता है। तो इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे मर्ज करके चले तो इससे क्या देखने को मिलता है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे देश में हो सकता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 4 क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जा रही है, जैसे एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है एंड सॉइल है। ये 4 ऐसे क्रिटिकल यहाँ पे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जिसके बिना जीवन यानी कि लाइफ ऑन अर्थ विल बी इम्पॉसिबल। ओके, तो जो क्वालिटी और क्वांटिटी की बात की जाती है ये नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उसको यहाँ पे हम लोग किससे, उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने किससे यहाँ पे मापा है, तो वो है यहाँ पे ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे ना वो यहाँ पे थे नहीं, वो एस्टिमेट किए हैं कि उत्तराखंड जो है वो एक बायोडाइवर्सिटी के थ्रू एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि 95,000 करोड़ तक का पर ईयर देखने को मिलेगा। ये डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहा और काफ़ी डिबेट एंड डिस्कशन हुआ ये ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट को लेकर। तो आइए पहले समझते हैं कि कहा क्या जा रहा है, बेसिक डेफिनेशन क्या होता है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का। तो एक्चुअली ये टोटल वैल्यू है जो फाइनल इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये जो सर्विस है ये हमारे ह्यूमन वेलबींग के लिए दिया जाता है किसी रीजन में, और एनुअली है। इट मीन्स कि 1 साल का ये देखने को मिलता है, और इसको मेज़र किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ बायोफिजिकल वैल्यू या फिर मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, तो ये तो है आपको एक तो या अनाज मिलता है इससे, एक तो आप आलू प्याज टमाटर लेकर आ रहे हो तो बायोफिजिकल वैल्यू है, या फिर आपको मॉनेटरी वैल्यू हो रहा है। कुछ लोग जिसको बेच रहे हैं दुकान वाले या फिर किसान है तो उनको पैसे के रूप में उनको वैल्यू हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। इससे क्या देखने को मिलता है, इससे ओवरऑल हमारे इन्वायरमेंट का हेल्थ देखने को मिल रहा है कि वो बेटर है कि नहीं। साथ ही कुछ इंडिकेटर है जो कि यहाँ पे ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के अंदर ये मेज़र किया जाता है, जैसे उस राज्य में फॉरेस्ट कवर कितना है, सॉइल इरोजन हो रही है कि नहीं। सॉइल इरोजन कहने का मतलब है कि जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है वो पानी, हवा या फिर किसी एजेंट के कारण एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है। तो सॉइल इरोजन जो है एक नेगेटिव आप पॉइंट कह सकते हो हमारे इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही एयर क्वालिटी कैसी है, और जो ऑक्सीजन है वो रिवर वाटर में कितना डिजॉल्व है। तो ये सारे कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जिसको यहाँ पे मेज़र किया जा रहा है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट है उसको मेज़र करने के लिए क्या क्या यहाँ पे पैरामीटर्स है। तो ये 4 पैरामीटर आपको याद रखना है, फॉरेस्ट कवर, सॉइल इरोजन, एयर क्वालिटी एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का, तो ये इम्प्रूवमेंट यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल कंपोनेंट में हर एक साल कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फर्दर ये हमें ये भी देखने को, इससे ये भी पता चलेगा कि कितना एक स्टेट को काम करने की ज़रूरत है जिससे कि उनके यहाँ जो इकोसिस्टम की लॉस हो रही है उसको वो मेंटेन कर सके, यानी कि उसको कम कर सके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दे सके और रिसोर्स का बेटर तरीके से यूज़ कर सके। तो इस प्रोजेक्ट से और इस तरीके के इनिशिएटिव से ये बताया जा सकता है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि हमें ये ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, जीडीपी इनफ नहीं था क्या? तो देखिए इसलिए पड़ा क्योंकि आप जानते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये अकेले सिर्फ एक अच्छा खासा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है। बहुत सारे जो आप देखोगे ह्यूमन वेलबिंग है वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट के ऊपर। और जो लोगों की वेलबिंग को यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग क्या बर्बाद कर रहे हैं, तो अपने इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो देखने को मिल रहा है कि हम लोग इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं जस्ट टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट को अगर लेकर आ रहे हैं तो इससे क्या हो पाएगा कि एक बैलेंस डेवलपमेंट अप्रोच हो पाएगा। ठीक है, साथ ही अगर हम लोग बात करें तो ये ट्रू मेजर्स है, यानी कि जीडीपी और जीईपी को अगर एक साथ लेकर चल रहे हैं तो ये हमारे नेशन का जो ग्रोथ है ना, जिसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जिससे ना ही ह्यूमन बींग, ना ही हमारे इन्वायरमेंट और ना ही अदर स्पेसीज़ के ऊपर जो है एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिले। तो इस तरीके का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो हमारे नेशन का ग्रोथ होगा ना, उसके लिए जीडीपी के साथ हमें जीईपी भी लेना ज़रूरी है। साथ ही अगर सेकंड रीज़न देखें कि क्यों इसको लाने की ज़रूरत है, तो ट्रेडिशनल सिस्टम को शॉर्ट कम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ वही पुरानी व्यवस्था चल रही है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, बस यही दोनों को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, हमारे इकोसिस्टम सर्विस के बारे में कोई बात नहीं करता। तो उसके लिए भी एक एनुअल मेजरमेंट होनी चाहिए कि कैसे हम लोग ये देख पाए कि हाँ हमारे देश में जो इन्वायरमेंट है हर एक राज्यों में वो बेटर तरीके से डेवलप कर रहा है कि नहीं। इकोसिस्टम सर्विस जो कि आप जानते हो कि पीपल्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे इकोसिस्टम से, जैसे आप देखो बहुत सारी सर्विसेज मिल रही है।
हमें जो खाना मिल रहा है, हमें जो पानी मिल रही है, हमें जो लकड़ी मिल रही है, ये सारे कहाँ से मिल पा रहे हैं? ये हमें अपने इकोसिस्टम से ही तो मिल पा रहे हैं। और जितनी भी रेगुलेटिंग सर्विस है, चाहे वो वाटर प्यूरिफिकेशन हो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो, तो ये काम भी हम लोग बिना इकोसिस्टम के नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग समझ चुके हो कि हमारे यहाँ जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, एक नेशन की डेवलपमेंट में इकोसिस्टम के बिना तो डेवलपमेंट हो नहीं सकता। तो क्यों नहीं हम लोग इकोसिस्टम को बेटर तरीके से मेज़र करते हैं। थर्ड है कि फ्रेमिंग एडिक्वेट पॉलिसीज़, यानी कि एक अच्छा खासा पॉलिसीज़ भी हम लोग को बनाने की ज़रूरत है। जीईपी से क्या हो पाएगा कि एक तो समझ में आ जाएगा कि किसी राज्य में 4 इसकी जो पैरामीटर है उसमें समझ में आ जाएगा कि उस राज्य में क्या कमी है। अब कमी है तो अगर एक बार पता चल जाता है कि कमी क्या है, तो फिर उसके लिए एक अच्छा खासा स्कीम, अच्छा खासा एक पॉलिसी बनकर आएगा, फिर उस सेक्टर्स पे काम किया जाएगा, उसको एक मैनेज करने की बात की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल जो मेजर प्रेशर है ना, यानी कि हम जैसे ह्यूमन बीइंग का ऊपर काफ़ी प्रेशर्स होता है कि हम लोग अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करें, नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करें, बैलेंस करें। तो ये सारा काम भी हम लोग बेटर तरीके से कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमारे इकोसिस्टम में कमी कहाँ है, कहीं फॉरेस्ट कवर में कमी है या फिर कहाँ कमी है, ये सारी चीज़ें पता चलेगा, तब बेटर तरीके से पॉलिसीज़ भी बन पाएगी और वो पॉलिसीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होगी। आज की डेट में जो आप देखते हो कि बस कार्बन इमिशन कम करना है, कार्बन इमिशन कम करना है, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे आप देखो कि पूरे देश में कार्बन इमिट नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो इससे क्या है कि यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाने में आसानी होती है कि नहीं। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि क्या यहाँ पे इशू निकल कर आएगा, जो कि हम लोग कह रहे हैं कि जीईपी को कैप्चर करना है। तो जीडीपी के तहत अगर जीईपी को भी कैप्चर करना है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम निकल कर आएगी। सबसे पहले तो आप समझ ही रहे हो कि नॉलेज गैप, क्योंकि मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ पढ़ रही हूँ, आप भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा सुन रहे हो, लोग भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही ऐसा सुनेंगे, तो लोगों के पास डेटा की कमी है। चैलेंजेस ये निकल कर आएगा कि मॉनेटरी वैल्यू और एक्स्ट्रा यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। इस तरीके के कोई भी अगर आप लोग देखो कि डेटा निकाल के लाना है या फिर कोई भी यहाँ पे आपका इंडेक्स निकाल के लाना होता है, तो खर्च करना पड़ता होता है, जाकर देखना होता है, सर्वे करना होता है, मेज़र करना होता है। तो इसमें काफ़ी ह्यूज मनी स्पेंड करनी होती है। और दूसरी बात है कि पहले यहाँ पे सीखना होगा कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, तो नॉलेज गैप देखने को मिलेगा। मे बी ये हो सकता है कि आज के डेट में उत्तराखंड ने ये काम किया है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक राज्य इस तरीके का काम कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि हमारे देश में जो पीपल ट्री है, ये एक हॉली ट्री माना जाता है, सेक्रेड ट्री है कि नहीं। और रिलीजियस सेरेमनीज भी कंडक्ट की जाती है इसके छाँव के नीचे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इकोनॉमिक वैल्यूएशंस देखें इस ट्री का, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ तो नहीं ना रख सकते, ना ही आप लोग देखो इकोलॉजिकल, सोशियो कल्चर और इंस्टीट्यूशनल जो हेट्रोजेनिटी है कोई पर्टिकुलर एरिया का, तो उस तरीके से हम लोग नहीं मेजर कर सकते। यानी कि एक ऐसा ट्री है हमारे देश में जिसको हम लोग पूजा करते हैं, पूजते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से नहीं रख सकते कि हाँ ये हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू है, सोशो कल्चर वैल्यू है, इंस्टीट्यूशनल वैल्यू है, तो इस तरीके से इसको नहीं देख पाएंगे। तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। दूसरा है कि पॉलिसी गैप। इट मीन्स कि आप लोग देखो कि इकोसिस्टम सर्विस को रिकॉग्नाइज करने में हम लोग कमी हो चुके हैं। यानी कि हम लोग को ये नहीं पता होता है कि हमारे लिए किस तरीके से जो इकोसिस्टम है वो इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, डेवलपमेंट प्लानिंग कैसे करना है, रिसोर्स को बेटर तरीके से कैसे एलोकेट करना है। तो एक पॉलिसी गैप भी देखने को मिल सकता है। साथ ही इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी देखने को मिल सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कंपनसेशन फॉर इकोसिस्टम सर्विस है, तो ये भी हमारा आप देख सकते हो कि इनसफिशिएंट है, जो कि सरकार के द्वारा स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये जो कंपनसेशन फॉर इकोसिस्टम सर्विस है ना, तो इसमें क्या है, कंपेंसेशन करना, यानी कि इकोसिस्टम सर्विस में अगर कोई भी तरीके का कमी है तो उसको कैसे कॉम्पेंसेशन किया जाएगा। तो इस कंपेंसेशन में क्या क्या है, रिकॉग्नाइज करना या फिर लोगों को कॉम्पेंसेट करना जो कि ज़मीन को मैनेज कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी यहाँ पे उनको प्रोवाइड करना जो कि इकोसिस्टम फंक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो एक न्यू फिनेंशियल रिसोर्सेज है जिसके थ्रू हम लोग कंजर्वेशन मेजर्स में फंडिंग कर सकते हैं और हम अपने इन्वायरमेंट को बेटर तरीके से जो है रिवाइव कर सकते हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल फेलियर हो सकता है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे इकोसिस्टम सर्विस को कॉम्पेंसेट करने की बात कर रहे हैं। सो ये 3 गैप आपको देखने को मिलेगा, नॉलेज गैप, पॉलिसी गैप एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर। तो ये एक चैलेंजेस कहा जा रहा है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हम लोग को सबसे पहले इन्वायरमेंटल जो एसेट है उसको बेटर तरीके से इनकॉर्पोरेट करना होगा। इट मीन्स कि डेटा कलेक्ट करनी होगी वेरियस टाइप ऑफ नेचुरल कैपिटल, जैसे कि हर एक राज्य में फॉरेस्ट कितना है, अंडरग्राउंड वाटर कितनी है, एयर पोल्यूशन की लेवल कितना है, इसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बायोफिजिकल और स्पेशियो अगर टेम्पोरल डायनेमिक्स की बात करें, जो भी एक रीजन में ज़रूरत है, तो उस चीज़ को हम लोग को दिमाग में लेकर चलना होगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में किस किस डायमेंशन की ज़रूरत है इकोसिस्टम को लेकर। साथ ही साथ मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग देखो कि ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है, तो बिहार, आसाम वाले रीजन में आप देखते हो कि फ्लड होता है, तो वहाँ पे फ्लड को रोकने के लिए जो है
उसके ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आप लोग वेस्टर्न रीजन में देखते हो तो यहाँ पे भी फ्लड आ जाती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। साउथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी बारिश आपकी ज़्यादा होती है मानसून रेनफॉल के कारण। नॉर्थ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्नोफॉल वाली रीजन होती है। यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट में आप देख सकते हो कि साइक्लोन की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, तो उसको कैसे टैकल करना है, यानी कि हर एक रीजन की अलग एक प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पे टैकल करते हुए चलना है। साथ ही फ्रेमवर्क डेवलप करना है जिससे कि हम लोग जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इकोसिस्टम सर्विस में, तो वो थोड़ा हम लोग कम कर सके। और ऑल्टरनेटिव भी डेवलप करना है जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो इकोसिस्टम सर्विस है उसको बेटर तरीके से इवेल्युएट भी कर सके। ठीक है, यानी कि हम लोग कैसे ऑल्टरनेटिव यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो इनटेंजिबल एसेट है, ऐसे एसेट है जिसको कि हम लोग छू नहीं सकते, मतलब कि एक इन्वायरमेंट जिसमें आप हवा देखो, ये हमारा एसेट है। अच्छा, एक स्वच्छ हवा होता है तो आप लोग भी फ्रेश फील करते हो, लेकिन वही अगर एयर पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, इट मीन्स कि पर्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 पर्टिकुलेट PM10 हो या फिर पर्टिकुलेट मैटर 2.5 हो, इन सब की मात्रा अगर एयर में ज़्यादा होती है तो आप लोग एक अच्छा खासा जो है सांस भी नहीं ले पाते हो, सफोकेशन फील होती है कि नहीं। तो ये सब इंटेंजिबल एसेट है हमारे लिए। और स्किल और नॉलेज की बात होती है, कल्चर वैल्यूज़ की बात होती है, तो ये सारी चीज़ें जिसको कि हम लोग एक अच्छे बेटर तरीके से यहाँ पे ऑल्टरनेटिव डेवलप कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स भी है, जैसे आप देखो कि सोशल डिस्पैरिटी है, इसको भी अकाउंट करना होगा इकोसिस्टम सर्विस को लेकर। यानी कि कहीं कहीं आप देखोगे कि इकोसिस्टम सर्विस जो भी प्रोवाइड किया जाता है तो वो हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में अलग तरीके का होता है। तो सोशल डिस्पैरिटी भी आपको वन ऑफ द मेजर कॉज देखने को मिलेगा। तो वे फॉरवर्ड में यही सारी बातें कही गई है। कंक्लूजन में कहा गया है कि जो ये ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है ना, ये हमारा इन्वायरमेंटल इंडिकेटर बन सकता है और जो नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू है उसको मेज़र करेगा। साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारे इकोसिस्टम में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगर उत्तराखंड की ये मॉडल सक्सेस हो गई ना, तो इट मीन्स कि दूसरे स्टेट के ऊपर भी ये प्रेशर होगा कि उनको भी ऐसा करना होगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, एक अच्छा मूव है जो कि आप लोग कह सकते हो, है कि नहीं। अदर ग्लोबल स्टैंडर्ड और इनिशिएटिव की अगर हम लोग बात करें तो एक तो है यहाँ पे सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंट्स। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये आपका जो यहाँ पे इनिशिएटिव है, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें कि एक स्टैंडर्ड दिया जाता है नेचुरल कैपिटल के लिए और इन्वायरमेंटल इक्वालिटी के लिए। ठीक है, दूसरी अगर हम लोग बात करें कि चाइना का 2004 से ही एक स्टडीज़ किया गया है जिसमें कि वो यहाँ पे एस्टिमेट करते बहुत टाइप्स के जो इन्वायरमेंटल डैमेजेस देखने को मिलता है ना, तो उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसा इम्पैक्ट होता है। तो ये चाइना ऐसा काम कर रहे हैं। तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है पॉल्यूशन कंट्रोल करने का, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने का। रिन्यूएबल एनर्जी कहने का मतलब है कि ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना जो कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से कर सकते हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, ठीक है, सोलर एनर्जी हो, यानी कि सूरज की रोशनी से। तो ये इस तरीके से हम लोग जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको रिन्यूएबल एनर्जी कह रहे हैं। तो ये काम चाइना बहुत अच्छे तरीके से करता है। एक चाइना मॉडल भी है जो कि आप लोग देखोगे कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने में वो काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करता है। उसके अलावा आप देखो हैप्पी प्लानट इंडेक्स है। हैप्पी प्लानट इंडेक्स यहाँ पे ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। और अगर भूटान की देखें तो क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, जो कि एक इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन के ऊपर ये काम किया जाता है। स्वीडन का भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल इंडिकेटर वो अपने यहाँ लेकर आते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे एयर इमिशन भी कहा जाता है, वेस्ट पे भी ध्यान दिया जाता है, जितने कचरे निकल कर आते हैं। तो ये उनका गवर्नमेंट पॉलिसी का ही पार्ट होता है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो अचीव करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें आपको टोटल 17 गोल्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, आपको ये बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 और 13-14 में किसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें कि 17 गोल है जिसको 2030 तक यहाँ पे अचीव करनी है। तो आप लोग देखो कि हर एक कंट्री अपने हिसाब से बेटर तरीके का काम करते जा रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग एक मॉडल निकाल के लाए हैं जो कि GDP प्लस GEP है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगा और प्लस हमारा जो है नेशन की डेवलपमेंट भी होगी। तो इस तरीके से आप लोग ये समझ सकते हो कि हमारा ये मॉडल है, यानी कि इंडिया का मॉडल है ये, इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो कभी भी कुछ ऐसा लिखने आए इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग लिख रहे हो तो इस तरीके का पॉइंट अगर आप लोग इंक्लूड करते हो ना, तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। ओके, तो ये तो रही पूरी बात। चलिए आइए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा। ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट है जिसमें कि ये इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि GDP के साथ GEP लाया जा रहा है। 4 क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे यहाँ, जो एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल है। तो इसी को यहाँ पे मेज़र करने की बात की जा रही है। आगे अगर चल के देखें तो यहाँ पे GEP कहने का मतलब है कि टोटल वैल्यू जो फाइनल इकोसिस्टम सर्विस है, जिससे कि हमारे ह्यूमन बींग को जो है वेलबिंग प्रोवाइड हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोग इसको बायोफिजिकल वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में इसको मेज़र कर रहे हैं।
इसमें 4 इंडिकेटर्स है। एक तो है फॉरेस्ट कवर, दूसरी है सॉइल इरोजन, थर्ड है एयर क्वालिटी एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। और साथ ही साथ क्यों ज़रूरत पड़ा, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, साथ ही जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वही चलते आ रहा है। और आप लोग देखो कि एक अच्छा खासा पॉलिसी बनेगा, उसके लिए हमें ये आपका जो है जीईपी की ज़रूरत है। इशू क्या है, नॉलेज गैप है, पॉलिसी गैप है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें यहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल एसेट अकाउंट को इनकॉर्पोरेट करना होगा। इट मीन्स कि डेटा कलेक्ट करने होंगे, सोशल डिस्पैरिटीज़ जो है उस पर फोकस करना होगा, ऑल्टरनेटिव डेवलप करना होगा, एक बेटर यहाँ पे फ्रेमवर्क डेवलप करनी होगी। तो ये सारा काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग देखेंगे इंडिया में। तो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो टारगेट है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, वो भी पेट्रोल में, तो इसको और ज़्यादा एडवांस किया गया है। इट मीन्स कि 2025 से लेकर यहाँ पे लाया गया। पहले क्या था कि 2030 तक का टारगेट था, बट अब इसको कम करके 2025 तक का टारगेट रख दिया गया है। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जिसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल 20, यानी कि E20 इसका नाम है। तो आपसे पूछ लिया जाए E20 किसके कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या रिलेटिव है, तो इसको आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। 20% तक का ये टारगेट है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में। इट मीन्स कि पेट्रोल के साथ इथेनॉल को यहाँ पे मिक्स करना है। और पहले हमारा टारगेट था 2030 था, लेकिन अब यहाँ पे 2025 रख दिया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा एक यहाँ पे कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ की गई है, जिसका नाम है रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बाय 2025। यहाँ पे एक प्रपोज किया गया है ना कि इथेनॉल ब्लेंडेड जो फ्यूल है वो यहाँ पे E10 फ्यूल सप्लाई, यानी कि 2022 अप्रैल तक तो E10 मिलेगा, यानी कि 10% जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग तो मिलेगा ही। और अब इसको धीरे धीरे फेज आउट करना है और फेज रोल आउट करना है, जो कि यहाँ पे आपका इंक्रीज़ होते जाएगा। तो 2022 तक, यानी कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक आपको 10% ब्लेंडेड इथेनॉल पेट्रोल आपको मिलेगा। लेकिन वही 2025 तक की बात करें तो ये आपका 10% और यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इथेनॉल 20% आपका ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रोसेस आपका चलेगा 2023 से 2025 के बीच में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फेस्ड मैनर पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो एक अच्छा हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक मूव्स है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कानून आया था जिसको कि हम लोग नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 कहते हैं। इसमें क्या है ना कि टारगेट रखा गया था कि यहाँ पे पेट्रोल में 20% तक का इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है, और बायोडीजल का यहाँ पे आपका ब्लेंडिंग करना है। बायोडीजल का किस में, तो डीजल में। और ये टारगेट था हमारा 2030 तक। इट मीन्स कि इस कानून के द्वारा ये टारगेट था 2030 तक का, बट अभी एक कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें 5 साल हम लोग अपना टारगेट पहले ले आए। 2020 में क्या है कि इंडिया का टारगेट था कि वो यहाँ पे सेट किए हैं कि 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में करना है 2022 तक, और 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल में वो 2030 तक, और 10% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो डीजल में आपका 2030 तक। तो ये दोनों जो आपको बताया जा रहा है ना, ये इस कानून के हिसाब से बताया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि और भी रिकमेंड किया गया था कि हम लोग यहाँ पे व्हीकल भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ E20 मटेरियल कंप्लाइंट होगा, E10 इंजन होगा। तो देखिए E10 है यानी कि 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग, E20 है यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी कि इसका क्या मतलब होता है। इथेनॉल ब्लेंड कहने का मतलब है कि जो मोटर फ्यूल है जिसमें कि इथाइल अल्कोहल होता है ना, जो कि एटलीस्ट आप देखो कि 99% ये प्योर होता है, तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही निकल कर आता है। तो उसको यहाँ पे गैसोलीन के साथ एक्सक्लूसिवली ब्लेंड किया जाएगा। क्योंकि ये आप देखो प्लांट बेस्ड होता है, तो इसको कंसीडर हम लोग कर सकते हैं कि ये एक रिन्यूएबल फ्यूल है। रिन्यूएबल फ्यूल कहने का मतलब है कि वैसे फ्यूल जो कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर आ रहे हैं, तो ये आपका प्लांट बेस्ड ही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ किया गया है कि ठीक है, जो इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है उसको तो यहाँ पे हम लोग शुगर केन बेस्ड जो रॉ मटेरियल्स है ना, उससे हम लोग इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे। यानी कि शुगर केन बेस्ड जितने भी आपका रॉ मटेरियल्स देखने को मिलता है, जैसे C और B हेवी मोलासेस हो जाता है, शुगर केन जूस होता है, शुगर निकलता है, शुगर सिरप निकलता है, सरप्लस राइस है, जो कि आपको देखने को मिलेगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कह दिया गया है कि उनके पास राइस की कमी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से, यानी कि राइस से भी आपका इथेनॉल प्रोडक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ों से आपको देखने को मिलेगा। एक तो है शुगर केन का जो रॉ मटेरियल्स होता है उससे यहाँ पे इथेनॉल निकलता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। फिर राइस से यहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, और मेज से यहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो ये सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमारा इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो सरकार भी इसके ऊपर हामी दे दी है कि ठीक है, इथेनॉल का प्रोडक्शन करना है इन सारी चीज़ों से। ऑयल मार्केटिंग कंपनी की बात करें तो वो इथेनॉल को जो है ना डोमेस्टिक सोर्सेज से ही प्रोक्योर करते हैं, यानी कि लेते जो है वो डोमेस्टिक सोर्सेज से ही लेते हैं, और फिर इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं बीच बीच में। तो ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा भी नोटिफाई किया गया है कि एक अच्छा खासा एक सेट प्राइस होना चाहिए इथेनॉल का, जो कि 2014 से ही देखने को मिल रहा है।
डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो यहाँ पे नोडल डिपार्टमेंट है, यानी कि उनका ये काम है कि फ्यूल ग्रेड जो इथेनॉल प्रोड्यूसिंग यहाँ पे है तो उस चीज़ को यहाँ पे आपका प्रमोट करना है। तो ये प्रमोट करने के लिए यानी कि इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है ये आप लोग समझ गए। एक तो ये इथेनॉल का प्रोडक्शन हमारे यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज से ही होता है जो कि आपका प्लांट बेस्ड देखने को मिलेगा। दूसरा है कि शुगर केन के रॉ मटेरियल से है। तीसरा है कि राइस से होता है। चौथा है कि आपको मेज से देखने को मिलेगा। तो इससे हमारा इथेनॉल का जो है प्रोडक्शन हो जाता है। अब इंडिया की बायोफ्यूल अगर टाइमलाइन के बारे में देखें कि कब कब क्या क्या हुआ, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो प्रोग्राम है ना वो अभी नया नहीं है, 2003 में ही लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। 2014 में क्या हुआ, 2003 के बाद से सरकार सो चुकी थी, 2014 में आए मोदी जी तो उनका कहना था कि नहीं ठीक है इसको फिर से यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करते और एक अच्छा खासा प्राइस मैकेनिज्म होना चाहिए। तब इसी को देखते हुए 2018 में यानी कि 4 साल के बाद फिर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाया गया जिसमें यही कहा गया कि इथेनॉल ब्लेंडेड करना है पेट्रोल में। उसके बाद 2020 में क्या हुआ कि नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठी गई। उसके बाद ये बताया गया कि जो हमारा सरप्लस राइस है, हमारे यहाँ राइस की खेती आपको पता है कि पूरे देश में होता है, तो पूरे देश में होता है इसलिए हमारे यहाँ राइस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ राइस की सरप्लस जो है उसका हम लोग बेटर तरीके से इस्तेमाल करें, यानी कि FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी लास्ट जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा था तो उसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि राइस का हमारे पास कमी नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे अपने पूरे देशवासियों को राइस खिला सकते हैं। तो उनके पास राइस सरप्लस भी है, अभी भी कहा गया था कि राइस सरप्लस है तो उसको क्यों ना इथेनॉल यूज़ किया जाए और उसको इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, फिर इस साल क्या हुआ 2021 में कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आ गया। अब ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होता है देखिए, तो ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है ना ये भी एक तरीके का छूट है। छूट किस सेंस में, मान लीजिए कि 2.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जा रहा है या 3% का दिया जा रहा है। इट मीन्स कि आप लोग देखो कि जो लोन रिपेमेंट किया जाता है, लोन लिया जाता है बहुत सारे किसानों के द्वारा इन सारे प्रोडक्शन को, यानी कि रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप के लिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे लोन लिया गया है और लोन का रिपेमेंट करना है विथ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल जितना भी इंटरेस्ट है ना 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ यहाँ पे नहीं कर पा रहे, तो 100 रुपीज़ का 3% या फिर 2.5% 5% तक भी होता है, ये तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, बट कहा गया है कि कुछ परसेंटेज जो है ना वो सरकार यहाँ पे करेगी और रेस्ट ऑफ द जो परसेंटेज होती है रिपेमेंट का इंटरेस्ट के साथ वो यहाँ पे किसान अपना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छूट भी देने की बात की गई है। तो ये हमारा टाइमलाइन है कि किस तरीके से जो है हमारे देश में ये बायोफ्यूल का और ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो कहानी है वो चलते आया है। तो ये आप समझ गए कि अभी का नहीं है, ये यूपीए गवर्नमेंट जब थी कांग्रेस की सरकार उस समय से 2003 से ये बातें चल रही है, बट लास्टली इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये हमारा एनडीए गवर्नमेंट में। ठीक है, अब देखते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है और क्यों इसको फास्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। 2030 तक ही था तो क्या क्या गलती था, कोई तो प्रॉब्लम भी नहीं थी, आराम से होता सारा काम, लेकिन 5 साल पहले करने का क्या मतलब था। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा आपका एजेंडा देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या होता है ना कि आप देखो कि जो भी आप लोग प्राइवेट व्हीकल लेकर निकलते हो या फिर आपका जो पब्लिक व्हीकल भी है तो उसमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है। पेट्रोल डीजल से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस की इमिशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे जहरीले गैस उससे निकलते हैं। और ऊपर से आप लोग देखते हो कि आज की डेट में 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सड़कों पे दिखती है। तो इसी का ऑल्टरनेटिव लाने की बात की गई है कि इससे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या करें। तो एक ऑल्टरनेटिव है, जैसे कि आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाती है, सीएनजी को प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो उसी तरीके से एक और तरीका है कि इथेनॉल ब्लेंड कर देते हैं, यानी कि पेट्रोल में डीजल में इथेनॉल ब्लेंड कर देते हैं, जिससे जो इनकी पॉल्यूशन की मात्रा है वो कम हो पाएगा। तो पेट्रोल के साथ इथेनॉल को अगर ब्लेंड किया जाएगा ना तो फ्यूल जो मिक्सचर है ये ऑक्सीजनेटेड होगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये आप देखो कि कम्प्लीटली बर्न होगा, और अगर कम्प्लीटली बर्न होता है फ्यूल तो उससे जो इमिशन है वो कम होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो बायो इथेनॉल का अगर यूज़ किया जाएगा पुराने इंजन में तो इससे क्या है कि अमाउंट ऑफ जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना वो भी यहाँ पे कम हो पाएगा और जिससे एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो पाएगी। सेकेंड है कि कार्बन न्यूट्रल है, यानी कि इथेनॉल का जो कंबशन होगा वो यहाँ पे बायोमास से बनेगा, और बायोमास कहने का मतलब है कि शुगर केन या फिर कॉर्न हो गया, तो इसको एक एटमॉस्फेरिक कार्बन न्यूट्रल माना जाता है क्योंकि बायोमास ग्रो हो रहा है, और ये जो है ना जितना ज़्यादा बायोमास ग्रो होता है उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बेटर है ना कि कार्बन न्यूट्रल हो गया, ना ही कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में है ना ही कार्बन का इमिशन हो रहा है। ठीक है, थर्ड है कि इकोनॉमिक बेनिफिट है, इससे क्या हो पाएगा कि इंडिया की जो एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, आपको पता है कि हम लोग ऑयल जो है ना पूरे वेस्ट एशिया से मंगाते हैं, मोर देन 80% जो हमारा ऑयल का काम है, जैसे
क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल से हम लोग पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीज़ें निकालते हैं। तो वो सारा काम हमारा जो है ना वेस्ट एशिया ही पूरा करता है, जिसमें हमारा ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये 3 मोस्ट टॉप कंट्री हैं जिससे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो पाएगा। अब जब क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा ना, तो बात मानिए हमारी कि जो ट्रेड डिफिसिट हम लोग चलते हैं वो हमारा कम हो जाएगा। यानी कि हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, तो इस चीज़ का जो मिसमैच है ना ये यहाँ पे कम हो पाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग देखो यहाँ पे, तो E20 प्रोग्राम से, यानी कि जब 20% हम लोग इथेनॉल ब्लेंड करने लगेंगे पेट्रोल में, तो इससे कंट्री की $4 बिलियन तक का यहाँ पे सेव हो पाएगा मनी। यानी कि टोटल अगर हम लोग एक साल का देखें तो 30,000 करोड़ तक की मनी हम लोग सेव कर पाएंगे अगर हम लोग ये काम कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो गया। फार्मर की इनकम की अगर हम लोग बात करें तो 10 बिलियन लीटर्स ऑफ जो इथेनॉल है ना, उसको ज़रूरत है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की, वो भी कब तक, तो 2025 तक। जिससे क्या होगा कि शुगर केन जो फार्मर है, यानी कि ऐसे किसान जो कि शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सही बात है कि उनको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा। ठीक है। वहीं अगर इंटरनेशनल कमिटमेंट की बात करें तो आपको पता है कि हम लोग जो है एक प्लेज भी लिए हुए है कि कार्बन फुटप्रिंट को हम लोग 2005 के लेवल से 33 से 35% तक हम लोग 2030 तक कम करने वाले हैं। तो ऑब्वियस है कि आप देखो कि अगर टारगेट 2030 रखा गया है तो हम लोग इसको मीट कब करेंगे, 1-2 साल के बाद करेंगे। तो इसलिए हमेशा टारगेट पहले रखना चाहिए, जिससे कि एक माइंड में प्रेशर हो और काम जल्दी हो, जिससे कि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। तो इंटरनेशनल भी हमने कसम खा रखी है, तो वो सारे कस्मों को भी पूरी करनी है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। तो सिग्निफिकेंस की इसकी तो भर भर के है, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। साथ ही साथ चैलेंजेस बताया जा रहा है, अच्छी बात तो हम लोग सुन लिए। अब थोड़ी सी यहाँ पे मुसीबत की बात भी सुन लेते हैं कि चैलेंजेस क्या है, हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो क्या क्या परेशानी का सामना देखेंगे। तो सबसे पहले है कि व्हीकल की मॉडिफिकेशन, यानी कि जो E20 यहाँ पे जब इथेनॉल ब्लेंडेड अगर पेट्रोल का यूज़ होगा ना, तो इससे क्या होगा कि जो न्यू इंजन की स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे ज़रूरत होगी कि कुछ नए इंजन का उस तरीके का लाया जाए जो कि इथेनॉल ब्लेंडेड जो है वो यहाँ पे सह सके। साथ ही साथ जो है फ्यूल लाइंस को भी चेंज करना होगा, साथ ही कुछ प्लास्टिक रबर पार्ट्स भी जो है उसको भी चेंज करना होगा, क्योंकि फ्यूल की कोरोसिव जो नेचर है, तो उस तरीके से, क्योंकि पहले तो पेट्रोल डीजल चल रहा था, अब इसमें कुछ आप नेचुरल चीज़ मिक्स कर रहे हो, तो वाजिब सी है कि इंजन में भी कुछ चेंज करना होगा। तो ये भी चेंज करने की ज़रूरत है। और इंजन को ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पावर इफ़िशेंसी, एमिशन लेवल, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है कि वो इसको बैलेंस कर सके। तो सबसे पहली बात है कि व्हीकल को मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। साथ ही अगर E20 व्हीकल की प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें तो जो कॉस्ट है इथेनॉल ब्लेंडेड, यानी कि 20% अगर जो इथेनॉल ब्लेंड किया जाएगा तो वो एक्सपेक्टेड है ना कि उसका प्राइस ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिजन टू जो आपका नॉन इथेनॉल ब्लेंडेड होता है, यानी कि जो कॉमन आपकी पेट्रोल और डीजल व्हीकल होती है। तो ये चीज़ें कही जा रही है। और रेंज कहा जा रहा है ना कि 4 व्हीकल का आप लोग देख लो कि 4 व्हीलर की व्हीकल्स की अगर हम लोग बात करें तो 3000 से 5000 ये ज़्यादा होगा। वहीं अगर 2 व्हीलर की बात करें तो 1000 से 2000 आपका ज़्यादा होगा। अगर ऑर्डिनरी व्हीकल की बात करें तो ये आप लोग देखो कि 100% गैसोलीन पे वो चलते हैं, तो इसलिए उसके कंपैरिजन में, यानी कि आप जो नॉर्मल आज की डेट में जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ी चला रहे हो ना, उसके कंपैरिजन में आप लोग देख लो कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों महंगी हो जाएगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि इतनी महंगी कौन खरीदेगा, क्यों सपोर्ट करेंगे। अगर चीज़ें सस्ती होगी तभी लोग उसको एक्वायर करेंगे, अदरवाइज सोचेंगे कि छोड़ो यार, हमारे पास पेट्रोल ही वाली सही है, हमारे जेब में तो पैसे बच रहे हैं ना, अब यहाँ पे इन्वायरमेंट जाए तेल लेने, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो आम जनता की यहाँ पे थिंकिंग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है कि नहीं। वाटर फुटप्रिंट की बात की जा रही है, तो आपको पता है कि शुगर केन एक ऐसा यहाँ पे क्रॉप है ना जिसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये मोस्ट लुक्रेटिव फूड क्रॉप है जो कि आपका इथेनॉल के लिए देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा जो है वाटर कंजप्शन पर एकड़ है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो है आप लोग जानते हो कि वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आ रही है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। उसमें से हम लोग जो है और किसानों को कहे कि आप लोग सब कुछ छोड़ो और शुगर केन ही आप लोग उगाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस फील्ड में आएंगे कि चलो ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिमांड हो रहा है तो इस फील्ड में ज़्यादा काम करना चाहिए। साथ ही इथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में जो इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 684 करोड़ लीटर है। अगर टारगेटेड अगर हम लोग देखें, जो कहा जा रहा है कि 2030 तक हम लोग को पेट्रोल में 20% कार्बन इथेनॉल ब्लेंड करना है, तो कंट्री को यहाँ पे 1000 करोड़ लीटर तक की यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ानी होगी। तो इट मीन्स कि हमारे पास इथेनॉल प्रोडक्शन का भी जो कैपेसिटी है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा कम है। तो ये भी देखेंगे कि कैसे मैनेज कर पाएंगे। साथ ही अगर प्राइसिंग की बात करें तो इथेनॉल जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है हमारे इंडिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं। तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा जो कि हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर देखें, क्योंकि आप देखो कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, जो शुगर केन हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, ये सब सरकार फिक्स करती है, जिससे कि फार्मिंग जो फार्मिंग कंप्यूटिंग है ना
कंप्यूटिंग फार्मिंग जो कम्युनिटी है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हो सके। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ इथेनॉल अगर हम लोग देखें तो इंटर स्टेट जो मूवमेंट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही यहाँ पे आपका जो मूवमेंट है, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है क्योंकि नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है अमेंडेड प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एक्ट 1951 का। तो सारे स्टेट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, इसलिए एक ऐसा नहीं है कि एक राज्य में, मान लीजिए कि पंजाब में इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको ले जाएं कहाँ पे, तो हरियाणा में ले जाएं, या फिर आप लोग इसको कर्नाटक में ले जाएं, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ अवेबिलिटी ऑफ इथेनॉल अगर हम लोग पूरे कंट्री में देखें तो इथेनॉल जो है ना, वो आप लोग देखो कि सेम स्टेट में ना ही प्रोड्यूस हो रहा है ना ही अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर 50% टोटल पंप नोजल्स अगर इंडिया में देखें तो वो सिर्फ यहाँ पे 0% जो आपका इथेनॉल है ना, उसी में ये आपका सप्लाई हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि सारे राज्यों में हमारा जो है ना, ये इथेनॉल की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। साथ ही अगर ब्लेंडिंग की बात करें तो वो भी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में तो लिया ही नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे ना ही फीड स्टॉक है, ना ही वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं। लॉजिस्टिक की अगर हम लोग बात करें, अगर इथेनॉल की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि डिफरेंट प्लेसेस में जो है ब्लेंडिंग के लिए अगर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए तो इससे क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे जो है और पेट्रोल के खर्चे होंगे, फ्यूल के खर्चे होंगे, तो उससे कॉस्ट बढ़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो इमिशन है वो अलग ही होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इमिशन कम हो जाए, हमारे प्राइस किसी तरीके से कम हो जाए, बट अगर हम लोग इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन का बात रखेंगे ना, तो इससे हमारे खर्चे और बढ़ जाएंगे और ज़्यादा नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी को। तो ये आपके देखने को मिलेंगे कि दीज आर द चैलेंजेस जो कि इस इम्प्लीमेंटेशन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि अगर हम लोग इथेनॉल ब्लेंडेड जो फ्यूल है ना, उसकी प्राइसिंग थोड़ी फिक्स करनी होगी और रिटेल प्राइस अगर हम लोग इस तरीके का फ्यूल का देखें तो वो नॉर्मल होना चाहिए जो कि पेट्रोल से कम हो। आज के डेट में आपको पेट्रोल 105 रुपीज़ भी देखने को मिल रहा है, 105। तो इस तरीके से अगर आपका पेट्रोल का दाम है तो मे भी यहाँ पे आप लोग देखो कि इथेनॉल ब्लेंडेड जो फ्यूल है ना, उसकी कॉस्ट तो 90 रुपीज़ रखिए, 85 रुपीज़ रखिए, तभी तो लोगों को लगेगा कि चलो ठीक है 10-15 रुपये बच रहे हैं, लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव तो लगेगा ना। अगर इससे ज़्यादा हो, 110 रुपये, 120 रुपये हो, तो लोग इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। वही बात है कि किसी न किसी तरीके से एट एनी कॉस्ट अगर सरकार कुछ अच्छा करना चाह रही है ना, तो सरकार को प्राइस कम रखना पड़ेगा। डाइवर्सिफाइंग क्रॉप करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे शुगर केन के ही ऊपर डिपेंडेंट होना होगा, तो फिर तो हमारा हर एक तरीके से नुकसान होगा। एक फ़ायदे के लिए 10 नुकसान झेलते हुए अगर एक फ़ायदा हो तो ये कोई आप कह सकते हो कि बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। तो अगर हम लोग शुगर केन पे ही डिपेंडेंट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसी के पीछे पड़ेंगे। इतना ज़मीन भी नहीं है हमारे पास, वाटर ज़्यादा यहाँ पे खर्च होने वाला है, तो हम लोग किसी लोगों की पीने की पानी छीन कर जो है इस तरीके का पेट्रोल में हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं, तो ये कितनी बुद्धिमानी वाली काम है। तो ये भी, इस पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही हम लोग को इंसेंटिव्स देनी होगी जो यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल व्हीकल है उसके ऊपर इंसेंटिव्स देनी होगी, क्योंकि आप लोग देखते हो कि व्हीकल भी यहाँ पे महंगी आ रही है, तो क्यों कोई खरीदने जाएगा व्हीकल, तो ये भी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल है उसके लिए अभी आपने देखा कि न्यू इंजन में कुछ स्पेसिफिकेशन करनी है, कुछ मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है, तो वो भी ऐसा करना होगा। साथ ही टाइमली अवेबिलिटी की इंश्योर करनी होगी। इट मीन्स कि आप देखो कि जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है ना, अगर कहा गया है कि 2025 तक ये आपको अवेलेबल होना चाहिए, हमें टारगेट मीट करना है, तो ये होना ही चाहिए, अदरवाइज़ फिर जो है बेइज्जती हो जाएगी। और अदरवाइज़ क्या होता है कि एक कह सकते हैं ना कि आप ट्रस्ट लॉस हो जाता है। साथ ही गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए, क्योंकि ऐसा काम करने के लिए जो है, क्योंकि हम लोग टारगेट और ज़्यादा 5 साल पहले कर लिए, 1-2 साल पहले नहीं किए, तो बहुत ज़्यादा सरकार को यहाँ पे हेल्प करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कुछ एक्सपर्ट्स की पॉइंट आउट करें तो बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो शुगर मिल है ना, वो बेस्ट प्लेस्ड है जहाँ पे बायो इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, तो उनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, मीन्स लोगों के पास पैसे की कमी होती है, तो इसलिए यहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत है, फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो ये बहुत बेसिक है। अगर आप लोग बैठ के भी सोचोगे कि हमारे देश में क्या चैलेंजेस है, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप लोग इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिख भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि रिसेंट इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है जिससे सरकार ये लेकर आगे आ रहे कि बायो इथेनॉल का जो है प्रमोशन ज़्यादा हो सके, इसको प्रमोट किया जा सके। तो आप लोग देख सकते हो कि पीएम जीवन है। अब ये पीएम जीवन क्या है, ये ऐसे ही आपका इंपॉर्टेंट हो गया, इससे रिलेटेड हो या ना रिलेटेड हो, ठीक है। तो पीएम जीवन कहने का मतलब है कि जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, यानी कि फसल का जो अवशेष होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, उसी का कहीं ना कहीं से हम लोग यूज़ कर ले। तो यहाँ पे 12 कमर्शियल प्लांट है, 10 डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट है सेकेंड जनरेशन का,
बायो रिफाइनरीज़ हैं जो कि यहाँ पे आपका रखा गया है कि कैसे हम लोग एरिया में सेटअप करें और जिसमें कि सफिशिएंट अवेलेबिलिटी हो बायोमास का, ठीक है। तो इथेनॉल को अवेलेबल करा सकते हैं, वो भी ब्लेंडिंग के लिए और पूरे कंट्री में। तो ये एक हमारे यहाँ जो है एक स्कीम निकल कर आया योजना है, तो इसको ध्यान रखना है। 2G प्लांट जो है ना वो सरप्लस बायोमास को यूटिलाइज़ करे और एग्रीकल्चर वेस्ट को यूटिलाइज़ करे, जिससे कि बायो इथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस कर सके। साथ ही कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, जिनके द्वारा 8,416 करोड़ जो रुपीज़ है वो यहाँ पे अप्रूव किया गया है, वो भी मॉडिफाइड स्कीम्स के लिए। और इंटरेस्ट सबवेंशंस भी यहाँ पे आपका एक्सटेंड किया गया है, यानी कि इंटरेस्ट सबवेंशंस कहने का मतलब वही है कि जितना यहाँ पे लोन देना होगा उसका कुछ परसेंटेज ऑफ द जो लोन है ना वो यहाँ पे सरकार पे कर देगी। साथ ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है E100 डिस्पेंसिंग स्टेशन, वो भी 3 लोकेशन में, और कहाँ, तो पुणे में। तो ये छोटी छोटी पॉइंट है, लेकिन इससे अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है तो फिर आप परेशान हो सकते हो। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान रखना है। इथेनॉल बेस्ड अगर हम लोग फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की बात करें तो ये है क्या, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। तो इसको FFV कहा जा रहा है। एक मॉडिफाइड वर्जन है व्हीकल का, जो कि यहाँ पे गैसोलीन में भी वो रन कर सकता है या फिर डोप्ड जो पेट्रोल है ना उसमें भी रन कर सकता है। तो इसलिए याद रखना है कि ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल वैसे व्हीकल होते हैं जो कि सिंपल आज के डेट में पेट्रोल में भी चल सकते हैं, और आगे चलकर अगर ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी लेना हो तो वो उसमें भी चल सकते हैं। ऐसे आज के डेट में आप देखोगे कि ये जो व्हीकल है ये काफ़ी सक्सेस हुआ है ब्राज़ील में। तो काफ़ी लोग जो है ना इस तरीके के व्हीकल में स्विच हुए हैं। तो आप लोग देखो कि गवर्नमेंट का प्लान है कि कुछ गाइडलाइंस लेकर आए, वो भी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को लेकर, और वो भी अक्टूबर तक। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। तो देखते हैं इंसेंटिव स्कीम्स भी लाया जाएगा, जिससे कि इस तरीके के व्हीकल की मैन्युफैक्चर भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और फ्लेक्स इंजिन का भी हम लोग इस्तेमाल कर सके, वो भी व्हीकल में। तो फ्लेक्स इंजिन रहेगा तो ये इंजन जो है ना दोनों पेट्रोल को सह सकता है, एक नॉर्मल पेट्रोल भी और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी। ओके, अगर हम लोग ऑटो कंपनीज़ के लिए देखें तो ये जो इंट्रोडक्शन किया जा रहा है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, तो इससे दूसरी चैलेंजेस निकल कर आएगी, क्योंकि वो तो एक तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्शन से वो परेशान है, और दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करें कि कुछ मॉडिफाइड व्हीकल होना चाहिए। तो अगर स्टैंडर्ड जो यहाँ पे FFV के ऊपर अगर मैंडेटरी होगा ना, तो इससे क्या है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो बेटर तरीके से कर सके, प्रोडक्शन लाइन हम लोग यहाँ पे बढ़ा सके, वो भी ऑटो कंपनीज़ के लिए। तो जो ऑटो कंपनीज़ है उनके ऊपर ये गाज गिरने वाला टाइप का है, लेकिन फिर भी सरकार को बैलेंस करना होगा, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी, सपोर्ट करना होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना होगा, तभी जाकर सब कुछ यहाँ पे बैलेंस हो पाएगा। तो एक बहुत बड़ा मूव्स है और बहुत बड़ी चेंजेस लाने की बात की जा रही है, तो उसके लिए उतने ही बड़ा प्लान होना चाहिए और उसी तरीके से बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप कि आपको ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसमें समझ में भी आया होगा। अच्छा हाँ, वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हो कि बायो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कि यूरोप में हो रहा है, जो कि ब्राज़ील में है जो कि 27% है। अगेन सॉरी ये यूएसए में है जो कि 57% है, ब्राज़ील में है 27%, यूरोप में आपको 6% देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा इंडिया में आज के डेट में ओनली 2% है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि बायोइथेनॉल का प्रोडक्शंस में हम लोग अभी बहुत पीछे है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे समराइज़ कर लेते हैं बायोइथेनॉल, क्योंकि इस बार एक कमेटी की रिपोर्ट आई है और ये है रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बाय 2025, जिसमें ये टारगेट है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है हमारा 10% होना चाहिए नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो 10% बढ़ानी है वो 2023 से 2025 तक ये करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत क्या क्या बातें रखी गई थी, उसको भी ध्यान रखिएगा। मे बी ये ट्विस्ट किया जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। साथ ही हम लोग देख लें कि इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या। तो ये आप लोग जानते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ कर दिया गया है कि ठीक है इथेनॉल प्रोडक्शन हमारे देश में होगा शुगर केन बेस्ड जो रॉ मटेरियल है, सरप्लस राइस से और मेज़ से। ओके, अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो पॉल्यूशन कम होगा, कार्बन न्यूट्रल होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट है, फार्मर्स इनकम यहाँ पे डबल हो पाएंगे, इंटरनेशनल जो कमिटमेंट है वो पूरा कर पाएंगे। चैलेंजेस क्या है कि व्हीकल की मॉडिफिकेशन करनी होगी, प्राइसिंग जो है E20 व्हीकल की, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडेड जो 20% किया जाएगा पेट्रोल में, तो उस तरीके के व्हीकल की प्राइस ज़्यादा होगी। वाटर फुटप्रिंट है, इट मीन्स कि वाटर स्कार्सिटीज़ की प्रॉब्लम हम लोग झेल सकते हैं। इथेनॉल प्रोडक्शन की फैसिलिटी हमारे देश में बढ़ानी होगी। प्राइसिंग की बात की जा रही है कि जो इथेनॉल प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। साथ ही साथ इंटर स्टेट मूवमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जिससे कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे देश में हर एक राज्य वो यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, और अवेबिलिटी ऑफ इथेनॉल की बात करें तो वो भी बहुत कम है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट की बात की गई है तो वहाँ पे तो ये काम किया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे फीड स्टॉक और इंडस्ट्रीज़ की कमी है, एंड लॉजिस्टिक इज़ अनदर
चैलेंजेस। ओके, वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो जो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है उसकी प्राइस सेट करनी है, क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना है, हम लोग को सिर्फ शुगर केन पे ही नहीं डिपेंडेंट रहना है, राइस पे भी नहीं, मेज पे भी नहीं, हम लोग को और भी ज़्यादा जो है क्रॉप को यहाँ पे देखना है। इंसेंटिव्स करने की ज़रूरत है, यानी कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल व्हीकल आएंगे तो उसमें इंसेंटिव्स दीजिए जिससे कि उनकी प्राइस चीपर हो सके। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, यानी कि जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कहा जा रहा है उसके ऊपर हम लोग को फोकस करने की ज़रूरत है। इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी 2025 कहा गया है, इट मीन्स कि उस समय तक हम लोग को अवेलेबल करा देना चाहिए। गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करना है जिससे कि हमारे देश में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो दीज आर द थिंग्स, ओके, दीज आर द पॉइंट। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी होगी। अगर ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और डेली इसी टाइम पे 4 बजे वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, आप लोग सब्सक्राइब करके। और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।